गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, मैं आनंद रैकवार पारस एजू वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था मांग एवं पूर्ति के अनुप्रयोग। उस चैप्टर में हमने जाना कि वो चैप्टर हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें हम जानेंगे मांग के अनुप्रयोग मतलब क्या होता है, पूर्ति के अनुप्रयोग मतलब क्या होता है, और एक टॉपिक रहेगा हमारा मूल्य या कीमत नियंत्रण। और कल की क्लास में हमने मांग के अनुप्रयोग को समझ भी लिया था, जिसमें हमने ये जाना कि मांग के अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है। और चूंकि हमारे जो कीमत निर्धारण है, जो संतुलन मूल्य है, वो मांग एवं पूर्ति पर ही निर्भर करती है। तो यदि मांग में कोई परिवर्तन हो जाए, अर्थात मांग में वृद्धि कमी हो जाए, तो क्या उसका संतुलन कीमत पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं, और अगर पड़ता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, ये कल की क्लास में हमने जाना था। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पूर्ति के अनुप्रयोग, जिसमें हम जानेंगे कि जिस तरह कीमत निर्धारण पर मांग के में वृद्धि या कमी का कोई प्रभाव पड़ता है, ठीक इसी तरह क्या कीमत निर्धारण पर पूर्ति में परिवर्तन का कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं, और अगर पड़ता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। आज की क्लास में पुराने टॉपिक कौन कौन से की जरूरत पड़ेगी। एक मुझे जरूरत पड़ेगी पूर्ति में पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण की, और दूसरा पूर्ति में वृद्धि कमी की। ये दो टॉपिक आपको पढ़ना है, तो आपको आज की क्लास आसानी से समझ आ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। अब जिस तरह हमने जाना था कि मांग के अनुप्रयोग का मतलब होता है कि मांग में परिवर्तन होने पर संतुलन मूल्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक इसी तरह हम जो आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है, पूर्ति के अनुप्रयोग, जिसमें हम जानेंगे कि अगर पूर्ति में कोई परिवर्तन होता है तो इसका संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पूर्ति में अनुप्रयोग का मतलब क्या हुआ, पूर्ति में अनुप्रयोग का मतलब हुआ पूर्ति में परिवर्तन होने का संतुलन मूल्य पर प्रभाव। ठीक है, तो अब बात आती है पूर्ति में परिवर्तन होना। तो पूर्ति में परिवर्तन भी दो तरीके से हो सकता है, या तो पूर्ति में वृद्धि होगी या पूर्ति में कमी होगी। तो पूर्ति में वृद्धि होने पर संतुलन मूल्य पर प्रभाव, या पूर्ति में कमी होने का संतुलन मूल्य पर प्रभाव। तो अब क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे पहले फिर से हम संतुलन मूल्य वाले दोनों डायग्राम बना लेते हैं। तो दोनों साइड मैंने डायग्राम रख दिए, वृद्धि होने पर क्या, कमी होने पर क्या, वो बाद की चीज है। पहले संतुलन मूल्य का डायग्राम तो बना लें। तो संतुलन मूल्य का डायग्राम कैसा, y अक्ष पर वस्तु की कीमत, x अक्ष पर मांग एवं पूर्ति। एक तरफ हमने बनाया गिरता हुआ वक्र, जिसको हमने बोल दिया डी वाला वक्र हमारा क्या बताता है, मांग वक्र। और एक ऊपर बढ़ता हुआ, यह जिसको हमने बोल दिया एस वक्र हमको बताता है पूर्ति वक्र। और बीच में जो जहां पर एक दूसरे को वो कट कर रहे हैं, वही हमारा क्या हो गया, ई पॉइंट हो गया, जिसको हमने क्या बोल दिया, वो बिंदु जहां पर मांग और पूर्ति बराबर हो गए। और उसके सामने सीधी रेखा खींच दो। सीधी रेखा खींचने पर कीमत के एक पॉइंट पर जाकर वो टकराएगी, जिसे हम बोलेंगे पी ही होता है हमारा संतुलन मूल्य। ठीक है, ठीक इसी तरह सेम डायग्राम यहां बना है, दोनों डायग्राम अभी सेम टू सेम है। ठीक, ये जो दोनों चीज है, ये तो हमने पूर्ण प्रतियोगिता चैप्टर में ही पढ़ के आए थे। बस हमने ये नहीं पढ़ा था कि कीमत पर असल में संतुलन मूल्य होता है, जो कि हम ई को बोलते थे। तो ई अलग है, पी अलग है। ई क्या बताता है, वो बिंदु जहां पर डी और एस दोनों बराबर हो गए, यानी कि जहां पर मांग और पूर्ति दोनों मिल गए। लेकिन संतुलन कीमत की बात करें तो कीमत तो y अक्ष पर ही मिलेगा, और वो बिंदु कौन सा है, पी। ठीक है, वो यहाँ पर भी है। तो ये तो अभी हमने बनाया क्या, संतुलन बिंदु या संतुलन मूल्य वाला पॉइंट। हमको देखना है कि संतुलन कीमत पर पूर्ति में वृद्धि का प्रभाव, संतुलन कीमत पर पूर्ति में कमी का प्रभाव। तो पूर्ति बढ़ने पर क्या होगा, तो पूर्ति बढ़ने पर पहले हमें ये पता करना है कि पूर्ति बढ़ने पर हमारे डायग्राम में क्या प्रभाव पड़ेगा। लिख तो हम लेंगे भाई, लिखने की टेंशन छोड़ो, अभी तो हमको डायग्राम पे फोकस करना है, क्योंकि उसी को देख के समझ आएगा कि क्या प्रभाव पड़ेगा। याद तो कर ही लोगे वो जो लिखा है, लेकिन याद क्यों करें अगर समझ के बात बन जाए तो पूर्ति में अगर वृद्धि हुई तो पूर्ति वक्र जो हमारा बढ़ा है, कहाँ बना है, ये ऐसा बढ़ता हुआ जो बना है, क्या होगा भाई, पूर्ति वक्र खिसकेगा, ये तो पक्का है। किस साइड खिसकेगा, तो मांग वक्र किस साइड खिसका था, दाएं तरफ। ठीक इसी तरह अगर पूर्ति बढ़ी तो पूर्ति का जो वक्र है उसी के समानांतर एक और वक्र बन जाएगा बढ़ता हुआ, जो कि मैंने डॉट डॉट करके बनाया है, जिसको मैंने नाम भी दिया है S1। डी वक्र एज इट इज है,
डी वाला जो वक्र है वो एज इट इज है, लेकिन जो नया वक्र बना मैंने एस वाला बनाया, क्योंकि एस पूर्ति वक्र है और मुझे केवल पूर्ति वक्र पे फोकस करना है, मांग वक्र की मैं यहाँ पर बात करना ही नहीं है मुझे। तो एस के समानांतर राइट हैंड साइड खिसकाते हुए मैंने एक और वक्र बनाया जिसका मैंने नाम दे दिया S1। ये S1 वक्र क्या बता रहा है, ये मुझे बता रहा है नई पूर्ति, और राइट हैंड साइड नई पूर्ति है यानी पूर्ति बढ़ी हुई है। तो अब क्या होगा भैया, मांग वक्र तो वैसा का वैसा है, पूर्ति वक्र नया बन गया। तो आप देखो एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां पर नया पूर्ति वक्र और मांग वक्र एक दूसरे को कट कर रहे हैं। पुराना पूर्ति वक्र मत देखना भाई, एस वक्र मत देखना, S1 वाला वक्र देखना। तो S1 वाला वक्र देखो और मांग वक्र यानी D वाला वक्र देखो, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। वो जिस बिंदु पर कट कर रहे हैं उसको मैं बोल दूंगा E1, मतलब ये नया बिंदु है जहां पर मांग वक्र और नई पूर्ति वक्र दोनों आपस में बराबर हैं। और मुझे क्या देखना है, संतुलन कीमत। तो इसीलिए जो नया E1 आया उसके सीध में, मतलब जो जहां पर नया बिंदु आया E1 वाला, उसकी सीध में मैं कीमत साइड उस रेखा को लेके जाऊंगा। और अगर आप देखें तो मेरा एक नया पॉइंट बन जाएगा जिसको मैं बोलूंगा P1, क्योंकि P1 यानी P देखना है यानी कीमत देखना है तो मुझे y अक्ष तरफ ही जाना पड़ेगा। तो आप देखें नए E1 से सीध में मैंने जो रेखा बनाई वो क्या बनी मेरी P1, और आप देखो P ऊपर है P1 नीचे है, मतलब P1 क्या हुआ है, कम हुआ है, मतलब कीमत कम हुई है। क्योंकि देखो भाई P1 ऊपर है, P ऊपर है, P1 नीचे है, और नीचे आया यानी नई कीमत जो आई वो कहाँ आई, नीचे साइड आई। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर पूर्ति में वृद्धि हो गई, वो पूर्ति वक्र दाईं तरफ खिसक गया, तो उस वजह से जो नया E1 वाला पॉइंट आएगा, और मैं अगर सीधी रेखा बनाऊंगा तो नया P1 आएगा, और P1 नीचे है P से, तो मैं बोल सकता हूं कि जो मेरी संतुलन कीमत थी P, वो P1 हो गई, मतलब कम हो गई। तो कुल मिला के सार ये आया कि अगर पूर्ति में वृद्धि हो जाए तो जो संतुलन कीमत है वो कम होती है, गिर जाती है। ठीक इसी तरह मैं यहां पर देखूंगा कि पूर्ति में अब मुझे क्या करना है, कमी करना है। तो पूर्ति में कमी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पूर्ति वक्र को दाईं तरफ खिसकाना, पूर्ति वक्र को बाईं तरफ खिसकाना पड़ेगा, यानी मेरी तरफ इधर साइड में खिसकाऊंगा, बाईं तरफ, मेरी तरफ तेरी तरफ ध्यान मत रखना। मैंने कहा अच्छा सर की तरफ खिसकाना है, ये ध्यान रखना, वो तो दोनों मेरी तरफ खिसक रहे, तो मेरी तरफ तुम्हारी तरफ मत करना, ये ध्यान रखना। वृद्धि हुई तो दाईं तरफ खिसकता है वक्र, कमी हुई तो बाईं तरफ खिसकता है, चाहे वो मांग वक्र हो चाहे वो पूर्ति वक्र हो, दोनों समानांतर बनते हैं। मांग वक्र में मांग के समानांतर बना देना, वृद्धि हुई तो बाईं तरफ दाईं तरफ, कमी हुई तो बाईं तरफ। ठीक इसी तरह पूर्ति वक्र में पूर्ति के समानांतर वक्र बनाना, अगर पूर्ति में वृद्धि हुई तो दाईं तरफ, पूर्ति में कमी हुई तो बाईं तरफ। तो अब देखो भाई, पूर्ति में मैंने नया पूर्ति वक्र बनाया जिसको मैंने डैश डैश करके बनाया, जिसको मैंने बोला भी S1, ठीक है। तो मेरा E1 और P, E और P ये तो पॉइंट पहले से बने थे। अब मेरा नया S1 और जो डिमांड है मतलब D, उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो मेरा नया S1 यानी नई पूर्ति और जो पुरानी मांग वक्र है वो एक दूसरे को काट रही है एक बिंदु पर। जिस बिंदु पर काट रही है, ऊपर यहाँ पर देखें, उसको मैंने बोल दिया E1, मतलब ये वो नया बिंदु है जहां पर नई पूर्ति और जो मांग है वो एक दूसरे को काट रही हैं। उस बिंदु को मैंने क्या बोल दिया, E1। ये मेरा नया संतुलन बिंदु आ गया। पर मुझे संतुलन बिंदु नहीं चाहिए, मुझे चाहिए संतुलन मूल्य। तो संतुलन मूल्य क्या करूंगा मैं, E1 की सीध में क्या करूं, कीमत रेखा साइड एक सीधी लाइन खींचूं। तो कीमत रेखा y अक्ष पे मैंने E1 से सीधी रेखा खींची, इसीलिए मैं देखो कलर भी अलग अलग यूज कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर कट दिखे। तो सीधी रेखा खींची, वो सीधी रेखा नया पॉइंट बनाएगी जिसको मैं बोलूंगा P1। और अगर आप देखें तो अगर पूर्ति में कमी हुई है तो P नीचे है और P1 ऊपर आया, तो मैं ये बोल सकता हूं कि P1 ऊपर आया यानी नया P1 ज्यादा है, यानी नई संतुलन कीमत ज्यादा है। तो मुझे ये बात समझ आए कि अगर पूर्ति में कमी कर दी जाए तो संतुलन कीमत P से P1 हो जाती है, मतलब कि बढ़ जाती है। और यहां पर P से P1 तो हुई लेकिन नीचे गिरी यानी कम हुई। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकला, हमारा ये निष्कर्ष निकला कि हाँ साहब,
पूर्ति में अगर आप परिवर्तन करोगे तो संतुलन कीमत में भी परिवर्तन होगा। और क्या परिवर्तन होगा वो डिपेंड करता है कि पूर्ति में क्या परिवर्तन हुआ। अगर पूर्ति बढ़ी तो संतुलन कीमत गिरेगी, मतलब कम होगी, और अगर पूर्ति कम हुई तो संतुलन कीमत बढ़ जाएगी, मतलब उसमें वृद्धि होगी। तो ये दोनों ही डायग्राम हमारे इंपॉर्टेंट हैं और इन दोनों डायग्राम में भी नया कुछ नहीं है। जो हमने मांग में या जो हमने कहना चाहिए जो पूर्ति में कीमत निर्धारण है वही वक्र लिए थे। पूर्ति में जो पूर्ण प्रतियोगिता है उसमें आपने जो कीमत निर्धारण पढ़ा था वही दोनों वक्र मैंने यहाँ बनाए। पूर्ति में वृद्धि क्या होती है ये हम पूर्ति चैप्टर में पढ़ के आए हैं। पूर्ति में कमी क्या होती है ये भी हम पूर्ति चैप्टर में पढ़ के आए हैं। वहीं के डायग्राम को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कॉपी कर लिया, उसी के समानांतर रेखाएं बनाई। तो सब कुछ मैं पुराने चैप्टर्स में से ही टीप के ला रहा हूँ, चाहे मांग के अनुप्रयोग हो चाहे पूर्ति के अनुप्रयोग हो। इनमें नया केवल संतुलन मूल में परिवर्तन होता है, अदरवाइज डायग्राम तो पूरे के पूरे आपके पुराने ही मैं कॉपी करते हुए यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। तो अगर आपने पुरानी क्लासेस अच्छे से पढ़ी हैं तो कल की और आज की क्लास में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको कल की क्लास में भी दिक्कत गई होगी, आपको आज की क्लास में भी दिक्कत जा रही होगी, मैं यकीनन इस बात को बोल सकता हूँ। तो इसीलिए जब भी कभी मैं कहता हूं कि मेरी इस क्लास से पहले ये टॉपिक कंप्लीट कर लेना, तो आप प्लीज वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया करो, अदरवाइज वीडियो केवल टाइम पास जैसा हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आना है, बस चित्र ही देखने में मजा आएगा। देख ये डिजाइन से चित्र बन रहा, अभी ऐसी रेखा बनेगी, ये सीधी लाइन खींचेगी, बस यही देखते रह जाओगे और ये कोई काम का है नहीं, क्योंकि पेपर में आपको ऐसी डिजाइनें मिलनी नहीं है। पेपर में तो आपको खुद बाय स्केल पेन इन सब का यूज करते हुए प्रॉपर वे में बनाना है ना, तो वहां मजा नहीं आना है। इसीलिए मजे हमको लेना भी नहीं है, हमको समझना है भाई। मैं तो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि अगर ये चीजें आपके दिमाग में छप गई कि अरे यार हाँ सर ने जब डायग्राम बनाया था सब रेखा इस तरह से जा रही थी, तब इस तरह से जा रही थी, और ऐसी चीजें अगर आपके दिमाग में आ गई तो फिर भूलना मुश्किल होता है ना भाई। कि अगर कोई चीज ऑडियो और वीडियो दोनों तरीके से आपके दिमाग में चली जाए तो वो आसानी से दिमाग में भी जाती है और ज्यादा समय तक याद भी रहती है। तभी तो हम कोई टीवी सीरियल या पिक्चर देखते हैं या मूवी देखते हैं तो हमें क्यों ज्यादा समय तक याद रहती है, इसीलिए क्यों, क्योंकि उसमें आपने ऑडियो और वीडियो दोनों देखा। और यही मेरी कोशिश रहती है कि पहले जो मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाता था, मैंने बोर्ड पे पढ़ाने का सिस्टम हटा के डायरेक्ट विजुअल मोड में इसीलिए किया ताकि आपके दिमाग में इजीली और ज्यादा समय तक बात मेरी जाए। समझ गए आप इस चीज को। इसीलिए आप, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप दिमाग में यही रखें कि हाँ ये डिजाइन ऐसी जा रही है, वो डिजाइन वैसी जा रही है। ये तो केवल हमारे आसानी से समझ आए इसके लिए, लेकिन और आसानी से समझ आए उसके लिए जरूरी है कि मैं आपसे अगर कोई टॉपिक पहले से पढ़ने का बोलूं तो आप प्लीज उसको पढ़ के आए। समझ गए आप। क्योंकि ये तो चित्र बन रहा वो तो ठीक है, पर मैं जो बोल रहा अगर वो बात ही समझ नहीं आई तो ये चित्र तो बेकार है ना भैया बनने, कि ये क्या जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या कहानी है, कुछ समझ में नहीं आनी है। अगर मैं जो बोल रहा हूँ आपको वो बात ही समझ नहीं आती है तो समझ गए आप इस चीज को। ठीक है भाई। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा कि पूर्ति के अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है, और पूर्ति बढ़ने पर कीमत, संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है, और पूर्ति कम होने पर संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। सार में अगर मैं बोलूं तो देखो, मांग के अनुप्रयोग में, मांग में अगर वृद्धि हुई तो संतुलन कीमत बढ़ जाती है, मांग में कमी हुई तो संतुलन कीमत भी कम हो जाती है। यानी जैसी मांग हो रही है वैसी ही संतुलन कीमत हो रही है। पूर्ति के अनुप्रयोग की बात करूं तो पूर्ति में अगर वृद्धि हुई तो संतुलन कीमत कम हो जाएगी, पूर्ति में अगर कमी हुई तो संतुलन कीमत बढ़ जाएगी। यानी पूर्ति के विपरीत संतुलन कीमत चलती है। मांग के अकॉर्डिंगली, मांग के अनुसार संतुलन कीमत होती है, मांग बढ़ी संतुलन कीमत बढ़ेगी, मांग कम हुई संतुलन कीमत भी कम हो जाएगी। और पूर्ति के अपोजिट, पूर्ति के विपरीत संतुलन कीमत चलती है। पूर्ति बढ़ी तो संतुलन कीमत कम हो जाएगी, पूर्ति कम हुई तो संतुलन कीमत बढ़ जाएगी। ये ना केवल मैंने बोला, ये तो मैंने ट्रिक बता दी कि मांग के अनुसार संतुलन कीमत चलती है और पूर्ति के विपरीत संतुलन कीमत चलती है। ये तो आपको ट्रिक बताई याद करने की, लेकिन
हमें समझना है विथ डायग्राम, क्योंकि एग्जाम में ये ट्रिक काम नहीं आनी है जितनी आपको डायग्राम के थ्रू काम आना है। तो जल्दी से डायग्राम बनाया, वो डायग्राम खुद बताएगा आपको कि कीमत बढ़ रही है बढ़। तो ट्रिक तो फेल हो सकती है अगर आप भूल गए तो, लेकिन अगर आपने डायग्राम के थ्रू समझा है, रेखा चित्र को अच्छे से समझ लिया, तो ट्रिक फेल भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं। हम डायग्राम बनाएंगे, रेखा सीधी खींचेंगे, अपने आप P1 या तो ऊपर आएगा या नीचे, जहां पे भी आएगा वो बता देगा। ऊपर आया P1 यानी संतुलन कीमत बढ़ रही है, नीचे आया P1 यानी संतुलन कीमत कम हो रही है। ठीक है भाई, तो आज की क्लास हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। कल की क्लास में हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है कीमत नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण। उसके अंदर दो छोटे छोटे से टॉपिक आएंगे, लेकिन टेंशन मत लो, कल की क्लास में आपका ये कीमत मांग एवं कीमत के अनुप्रयोग चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, बाजार एवं कीमत निर्धारण ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र भी खत्म हो जाएगा कल की क्लास में। ठीक है भाई, तो कीमत निर्धारण कल की क्लास में पढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।